जय हिंद एवरीवन। आप सबका O2IAS एकेडमी के HCS चैनल पर स्वागत है। आज हम अपना पॉलिटी का 8th सेशन स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम नेक्स्ट कुछ टॉपिक से 15 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे एज वी वर डिस्कसिंग फ्रॉम द लास्ट फ्यू डेज। आई होप आप सबके लिए सेशन बहुत ही यूजफुल हो रहे होंगे एंड आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड टुडेज लेक्चर एंड 15 क्वेश्चन ऑफ टुडेज सेशन। क्वेश्चन नंबर 1, a resolution of disapproval of national emergency is different from a resolution approving the continuation of proclamation in which of the following respects। अब यहां पर थोड़ा सा डीप पे क्वेश्चन पूछ लिया गया है कि आर्टिकल नंबर 352 हमें सबको पता है, दैट इज अ नेशनल इमरजेंसी ऑन द ग्राउंड्स ऑफ वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन। अब यह पूछा गया है कि जब इसको अप्रूव करवाया जाता है और जब इसको डिसअप्रूव किया जाता है उसके बीच में क्या डिफरेंस है। ऑप्शन स्टेटमेंट नंबर 1, disapproval of the emergency requires the approval of both the houses, whereas approval of proclamation can be done only by the Lok Sabha। अब स्टेटमेंट को उन्होंने स्वैप कर दिया है बिकॉज डिसअप्रूवल जो है वो खाली लोकसभा ही करती है। सेकेंड थिंग, जब अप्रूवल होता है तो वो दोनों हाउस से पास होता है, लोकसभा और राज्यसभा से। सो स्टेटमेंट को स्वैप कर दिया गया। सेकेंड स्टेटमेंट, डिसअप्रूवल रिक्वायर्स स्पेशल मेजोरिटी वेयर इज अप्रूवल रिक्वायर्स सिंपल मेजोरिटी। यहां पर भी स्वैप कर दिया गया, जब इसको अप्रूव करना है तो आपको स्पेशल मेजोरिटी की जरूरत पड़ेगी, वाइल द डिसअप्रूवल रिक्वायर्स ओनली द सिंपल मेजोरिटी बाय द लोकसभा। अप्रूवल रिक्वायर्स both the houses involvement, disapproval requires only the Lok Sabha involvement. Now, approval requires the special majority, whereas the disapproval requires the only simple majority. So this is what about article number 352 of the Constitution, proclamation of the emergency, or we can say national emergency. Done? Question number 2, the Constitution empowers the Parliament to make laws on any matter enumerated in the state list। state list आपको पता होगा यहाँ पर, under which of the following extraordinary circumstances। शेड्यूल नंबर 7 आप सबने पढ़ा होगा, उसमें we have 3 list, we have a union list, we have a state list, we have a concurrent list। यूनियन लिस्ट जिसके ऊपर यूनियन ही लॉ बना सकता है, लेजिस्लेट कर सकता है। स्टेट लिस्ट ऑन विच द स्टेट गवर्नमेंट हैज द पावर टू लेजिस्लेट। concurrent one on which both the government, both that is parliament as well as the state legislature have power to legislate, but in case of concurrent list parliament always prevails, center always prevails। Done? Now on a special reference made by the president of India, ये हमने एक सेशन में पहले भी किया था, आर्टिकल नंबर 143। जब सुप्रीम कोर्ट से कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए यहाँ पर, तो यहाँ पर प्रेसिडेंट आर्टिकल 143 यूज करके, रेफरेंस यूज करके, यहाँ पर एडवाइजरी जुरिडिक्शन यूज करके सुप्रीम कोर्ट से एडवाइस मांग सकते हैं। नंबर 2, रेजोल्यूशन पास्ड बाय द राज्यसभा टू दिस इफेक्ट, ये हम पहले भी कर चुके हैं, आर्टिकल नंबर 249। मैंने आपको लास्ट सेशन में भी करवाया था, 249, 312, ये आर्टिकल्स आपको अच्छे तरीके से याद होने चाहिए, बिल्कुल करेक्ट है। ड्यूरिंग द फाइनेंशियल इमरजेंसी दैट इज आर्टिकल नंबर दिस 360, दैट इज द फाइनेंशियल इमरजेंसी। सो हियर द 2 इज द राइट आंसर है। यहां पर पूछा है कि किस वक्त, किस कंडीशन में यहां पर पार्लियामेंट के पास पावर होती है कि वो स्टेट लिस्ट के ऊपर भी लॉ बना सकता है। वो तभी बना सकता है जब राज्यसभा एक रेजोल्यूशन को पास करेगा, एंड दैट रेजोल्यूशन इज कवर्ड अंडर आर्टिकल नंबर 249। डन? Now, question number 3. Consider the following statements. The president can proclaim national emergency, okay, only after receiving a written recommendation from the cabinet। ये as it is हम पहले भी पढ़ चुके हैं, that is article number 352, cabinet की definition। Proclamation of national emergency is immune from the judicial review। ये statement यहाँ पर incorrect है because यहां पर आपको 2 अमेंडमेंट्स याद रखने हैं। फर्स्ट इज 38th अमेंडमेंट 1975, जिसने ये कहा था कि ये इम्यून है फ्रॉम द जुडिशियल रिव्यू। ओके, इसको ओवर रूल कर दिया जाता है बाय 44th अमेंडमेंट 1978, जिसमें ये कहा जाता है कि ये जुडिशियल रिव्यू से इम्यून नहीं होगा। एंड इसके बाद फेमस हमारे पास
मिनर्वा मिल केस आता है, जिसमें ये कहा गया कि यहाँ पर कभी भी इमरजेंसी को यहाँ पर एब्सोल्यूट टर्म्स में नहीं लगाया जा सकता। अगर उसके पीछे कोई भी मालाफाइड इंटेंशंस हैं तो वो चैलेंज होगा इन द सुप्रीम कोर्ट and will be declared null and void. So here 1 is the only correct statement. Question number 4. Consider the following statements regarding national emergency. Done? इमरजेंसी एक सबसे कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है पूरे उसका पॉलिटी का, इसलिए मैंने कुछ सेशंस में आपको इसमें इमरजेंसी से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो ज़्यादा यहाँ पर डिस्कस करवाए हैं। ड्यूरिंग एन इमरजेंसी द सेंट्रल गवर्नमेंट बिकम्स ऑल पावरफुल and the states go into the total control of the center. Absolutely right. भाई इस टाइम पे क्या होता है, जो भी हमारा फेडरल स्ट्रक्चर है that converts into the unitary one. Unitary means the power lies with the center. Okay, option number 1 is correct. Second one, the word national emergency is mentioned in the constitution. अब ये तो सबको पता है कि भाई आर्टिकल 352 वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन, आर्म्ड रिबेलियन पे इमरजेंसी डिक्लेयर की जा सकती है। वर्ड भी यूज होता है नेशनल इमरजेंसी, बट इन द कॉन्स्टिट्यूशन द वर्ड यूजेस प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी, POE. देयर इज नो वर्ड लाइक नेशनल इमरजेंसी इज मेंशन्ड अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन। ये आपको पता हो कि नेशनल इमरजेंसी वर्ड नहीं है, ये आपको पता हो कि बजट वर्ड मेंशन नहीं है, दैट इज एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये आपको पता हो minorities have not been defined under the constitution, although अभी हमारे पास 6 minorities हैं based on the religion one done, but constitution में कहीं पर भी ये mention नहीं है कि what is minority, what is budget, what is national emergency। उनकी जगह कुछ और words को use किया गया है done, so 1 is the correct one। now article 355 ये इस बार आपको क्वेश्चन दिख सकता है बिकॉज आफ्सपा अभी न्यूज में है, अभी रिसेंटली कुछ जगहों से हटा दिया गया इन द नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स। एंड आफ्सपा जब भी यूएन में पहुंचता है तो गवर्नमेंट हरदम एक ही आर्टिकल सामने लेकर आती है, दैट इज आर्टिकल नंबर 355, इन विच इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द सेंटर टू मेंटेन पीस इन द स्टेट, लॉ एंड ऑर्डर एंड पीस इन द स्टेट। तो यहाँ पर 355 को हरदम यूज करके सेंट्रल गवर्नमेंट कहती है कि हम स्टेट में पीस को मेंटेन कर रहे हैं। डन। तो आफ्सपा से भी आपको इस बार क्वेश्चन दिख सकता है, प्लस आपको यह इनडायरेक्टली अगर पूछना हुआ तो 355 से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ओके, 355 imposes a duty on the center to ensure that the government of every state is carried in accordance with the provisions of the constitution। भाई provisions of constitution से चल रहे हो। ओके, during president's rule, that is article number 356, the state legislative assembly would be either suspended or dissolved by the president। Absolutely right, both the options are correct one। अब आर्टिकल 356 हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, दैट इज द प्रेसिडेंट रूल, राष्ट्रपति शासन, जो कि 3 साल तक लग सकता है मैक्सिमम। एंड एक लौता पंजाब अभी तक एक्सेप्शन है जहां 5 साल तक एक्सटेंड किया गया। अभी पंजाब की बात चल रही है तो 355 दैट इज आफ्सपा एक्ट, भी आफ्सपा एक्ट सबसे पहले जो लिफ्ट हुआ था वो भी पंजाब से ही हुआ था। क्लियर वन। तो आपको दोनों में ही पंजाब का यहाँ पर एक एक्सेप्शन देखने को मिलेगा। आफ्सपा में सबसे पहले लिफ्ट हुआ और 355 में अगर हम कहें, इसमें पंजाब को अगर हम कहें तो उसमें 5 साल तक 356 में राष्ट्रपति शासन लगाया गया था। क्वेश्चन नंबर 6, ऑफिशियल लैंग्वेज अगेन इन द न्यूज, बिकॉज ऑफिशियल लैंग्वेज के बाद जब मिस्टर अमित शाह जी ने एक स्टेटमेंट दी थी हिंदी के बारे में, तब कंट्रोवर्सी दोबारा से स्टार्ट हुई कि हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज लेके आया जाए कि ना आया जाए। नाउ द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ एन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज कन्फाइंड टू द लैंग्वेजेस लिस्टेड इन द 8th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। भाई जो ऑफिशियल लैंग्वेज है इंडिया की वो खाली उसी से कन्फाइंड नहीं है जो 8th लैंग्वेज में है, 8th शेड्यूल में हमारे पास अभी 22 लैंग्वेजेस हैं। अब एक स्टेट हिंदी को या किसी और लैंग्वेज को अपनी ऑफिशियल लैंग्वेज बना सकता है। फॉर एग्जाम्पल आप नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स देख लीजिए, आप गोवा को देख लीजिए जहां पर मराठी भी बोली जाएगी और कोंकणी भी बोली जाएगी। कोंकण कोस्ट, द फेमस कोस्ट, दैट इज अ कोंकण कोस्ट। सेकेंड, कॉन्स्टिट्यूशन स्पेसिफाई द ऑफिशियल लैंग्वेज, संविधान ने कोई भी ऑफिशियल लैंग्वेज यहां पर डिक्लेयर नहीं करी है। सो डिफरेंट स्टेट्स अपना खुद से एक ऑफिशियल लैंग्वेज को अडॉप्ट कर सकते हैं। क्लियर। एंड ये जरूरी नहीं है कि उनको उस 22 लैंग्वेजेस के बीच में से ही यहां पर डिक्लेयर करना है। क्लियर वन। तो हियर
they asked the incorrect one. So both of the above are incorrect one. Official language, AFSPA Act, CAA, हिजाब कंट्रोवर्सी, ये सब इस बार करंट अफेयर में है. सो आई होप आप इससे रिलेटेड जो भी चीज है इंपॉर्टेंट वो पढ़ रहे होंगे. क्वेश्चन नंबर 7. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द सिविल सर्विसेज ओके क्रिएटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. एन ऑफिसर ऑफ ऑल इंडिया सर्विसेज, हम पहले पढ़ चुके हैं. ऑल इंडिया सर्विसेज 3 है हमारे पास. कैन नॉट बी डिसमिस्ड बाय एन अथॉरिटी अदर देन द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. क्वाइट ऑब्वियस है. जो इमीडिएट बॉस होता है किसी भी सिविल सर्वेंट का वो होती है स्टेट गवर्नमेंट, एंड द अल्टीमेट बॉस इज द सेंट्रल गवर्नमेंट. सो राष्ट्रपति के बिना वहां पर डिसमिस नहीं करा जा सकता. A civil servant cannot be dismissed by an authority subordinate to that by which he was appointed. Quite obvious है. जो मैंने आपको बोला, immediate is with the state government, but the ultimate is with the central government. Clear? Question number 8. Consider the following statements. Article 341 of the Constitution provides certain privileges and concessions to the members of scheduled caste. Absolutely right. President alone is vested with the power to include or exclude any entry. भाई किसी को भी एससी लिस्ट में लेकर आना है या एससी लिस्ट से बाहर करना है, वो खाली राष्ट्रपति के पास पावर है. एब्सोल्युटली रॉन्ग. द पावर लाइज विद द पार्लियामेंट वन. तो 2 गलत हो गया यहाँ पे. देयर इज प्रोविजन फॉर द रिजर्वेशन ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट बोथ इन द लोकसभा एज वेल एज इन द राज्यसभा. ओनली इन द लोकसभा वी हैव अ रिजर्वेशन. देयर इज नो रिजर्वेशन इन द राज्यसभा. Statement number 3 is also incorrect one. 1 is the right one. Question number 9. Which of the constitutional provisions secure the independence of certain constitutional bodies from the government? यहाँ पर किस किस को बचा लेती है? Security of the tenure, quite obvious है. सुप्रीम कोर्ट के जजेस, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, इन सब पर सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर है. सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस का जब इम्पीचमेंट हो रहा है, दैट इज अ रिमूवल प्रोसेस, उसके अलावा कभी भी दोनों हाउस में ये डिस्कशन नहीं करी जा सकती. उनके कंडक्ट के बारे में कोई भी डिस्कशन नहीं होगी. सेकंड, फिक्स सर्विस कंडीशंस है. यहां पर गवर्नमेंट उसको चेंज नहीं कर सकती है. एक्सपेंसेस चार्ज्ड ऑन, याद करो मैंने आपको बताया था, दैट इज द नॉन वोटेबल पार्ट. भाई ये नहीं कि कल को जैसे आज ज्ञानवापी के लिए एक जजमेंट आने जा रही है, आएगी, ये नहीं कि आज मान लो कि उसने कुछ एंटी जजमेंट दे दी, अगेंस्ट द गवर्नमेंट दे दी, तो कल को उसको सुप्रीम कोर्ट के जज से हटा दिया गया. ऐसा नहीं होगा. क्लियर वन. सो सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर, फिक्स सर्विस कंडीशन, एक्सपेंसेस चार्ज ऑन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, जहां से उनकी सैलरी और पेंशंस आएंगी. क्लियर. क्वेश्चन नंबर 10. Which of the following bodies have the leader of opposition in Rajya Sabha in their appointment committees? भाई जब इनको अपॉइंटमेंट कमेटी है उसमें जो लीडर ऑफ ऑपोजिशन है राज्यसभा का वो भी बैठा होता है. पहले तो आपको लीडर ऑफ ऑपोजिशन पता हो, जिसको मिनिमम 10% वोट्स मिलेंगे, दैट विल बी कंसिडर्ड एज अ ऑपोजिशन पार्टी, एंड उनमें से एक लीडर होगा लीडर ऑफ ऑपोजिशन. क्लियर वन. अगर 10% नहीं मिल पाती है तो लार्जेस्ट पार्टी, जो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी होगी. डन. नेशनल कमीशन फॉर एसटी डायरेक्ट आते हैं चेयरमैन. नेशनल कमीशन फॉर एसटी डायरेक्ट आते हैं चेयरमैन. नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, जिसके बीच में 6 मेंबर्स कमेटी बैठती है, एंड उसमें एक लीडर ऑफ ऑपोजिशन भी राज्यसभा का बैठेगा. डन. नाउ क्वेश्चन नंबर 11th वन. कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. A state cannot raise any loan without the consent of the center if there is still outstanding any part of a loan made to the state by the center. सेंटर स्टेट रिलेशन जब आप पढ़ेंगे तो वहां पे आप देखेंगे कि स्टेट खुद से कोई भी लोन नहीं उठा सकता है, एंड स्टेट किसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से भी लोन नहीं उठा सकता है डायरेक्टली. स्टेटमेंट नंबर 1 इज द करेक्ट वन. द सेंट्रल गवर्नमेंट कैनॉट मेक लोन्स टू एनी स्टेट और गिव guarantees in respect of the loans raised by any state. Central government तो लोन ले ही सकता है, दे ही सकता है, can make loan to the any state. So statement number 2 is the correct one. It is the right one. Correct पूछा है तो 1 is the correct one. सेंटर स्टेट रिलेशन में ये आप पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, उसमें जिसमें एडमिनिस्ट्रेटिव, लेजिस्लेटिव और फाइनेंशियल रिलेशन बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट्स को डिस्कस करा गया है. क्लियर. नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 12. कंसीडर द फॉलोइंग statements. The chairman of Interstate Council is nominated by
यूनियन कैबिनेट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ कोलिजियम। अब इंटर स्टेट काउंसिल हेड कर रहा होता है एक्स ऑफिशियो चेयरमैन इज द प्राइम मिनिस्टर। अब ये तो जरूरी नहीं है, और जरूरी क्या, प्राइम मिनिस्टर को थोड़ी ना कोई नॉमिनेट करेगा। सो इट इज नॉट, ही इज नॉट नॉमिनेटेड बाय द यूनियन कैबिनेट। ओके, द चेयरमैन ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट्स, काउंसिल ऑफ स्टेट्स मीन्स राज्यसभा, दैट इज कौन था चेयरमैन, एक्स ऑफिशियो चेयरमैन, वाइस प्रेसिडेंट, इज इलेक्टेड बाय द राज्यसभा। अब राज्यसभा और लोकसभा दोनों के पार्टिसिपेट करते हैं, दैट इज नोन एज प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। राष्ट्रपति जी के में स्टेट भी करते हैं बिकॉज ही इज द हेड ऑफ द स्टेट, बट इन केस ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट ओनली राज्यसभा मेंबर्स पार्टिसिपेट। क्वेश्चन नंबर 13, 263 of the constitution provides for interstate council. What are the functions of the council? कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, एक क्वेश्चन इस पे हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। इट इज अ परमानेंट सेक्रेटरिएट फॉर कॉपरेशन बिटवीन द वेरियस ऑर्गन्स ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। हम पहले भी पढ़ चुके हैं, ये परमानेंट सेक्रेटरिएट नहीं है, जब नीड होगी, जब डिमांड होगी, तब यहां पर क्रिएट कर सकता है राष्ट्रपति जी। हेयर 1 इज द रॉन्ग वन, रॉन्ग वन, रॉन्ग वन, 2 करेक्ट हो ही गया है, 3 को पढ़ना है अब हमें, ठीक है। इट डिसाइड्स ऑन द एलोकेशन ऑफ फाइनेंस कमीशन अप्रूव्ड बाय द फाइनेंशियल आउटले। इससे कोई मतलब ही नहीं है, उसके लिए सेपरेट फाइनेंस कमीशन दिया गया है। 2 ओनली इज द राइट आंसर हियर। क्लियर? अब आपको देखना है ऑप्शन को कैसे एलिमिनेट करना है। क्वेश्चन नंबर 14, बिल्कुल लो हैंगिंग फ्रूट, डायरेक्ट क्वेश्चन। विच ऑफ दीज वर द मेंबर्स ऑफ फर्स्ट इंटरस्टेट काउंसिल्स, जो कि अराउंड 1990 में बनी थी। ये चैप्टर आप पढ़ सकते हैं, यहां पर ये मेंशन भी है इंडियन पॉलिटी में। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वो उसके मेंबर नहीं थे। अगर 1 को मैं हटाऊं तो ही आंसर डायरेक्ट आ जाता है, बट यू शुड नो कि कौन कौन मेंबर्स हैं। प्राइम मिनिस्टर हैं, यहां पर अराउंड 5 to 6 ऑलमोस्ट 6 कैबिनेट मिनिस्टर्स को नॉमिनेट किया जाता है कि ये मिनिस्टर्स आएंगे। ऑल कैबिनेट मिनिस्टर्स आर नॉट अलाउड। ऑल चीफ मिनिस्टर, क्वाइट ऑब्वियस, चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट्स प्लस ऑफ द यूटीज हैविंग लेजिस्लेटिव असेंबली। अब लेजिस्लेटिव असेंबली कौन कौन सी यूटी में है? इससे पहले थी डीपी में, दिल्ली और पुडुचेरी में। अब यहां पर जेडीपी, जम्मू कश्मीर, एंड यहां पर दिल्ली एंड पुडुचेरी। डन? ये जीडीपी से कोड याद रखना है आपको, जेडीपी, यूनियन टेरिटरीज विच आर हैविंग लेजिस्लेटिव असेंबली। ओके, लास्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग नॉर्थ ईस्ट काउंसिल। जैसे हमारे पास जोनल काउंसिल्स हैं, जोनल काउंसिल्स आर हेडेड बाय होम मिनिस्टर राइट नाउ मिस्टर अमित शाह। एनईसी, इसके लिए एक मिनिस्ट्री भी क्रिएट की गई है, डोनर, डिपार्टमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन्स, ठीक है। एंड इसका एक स्पेशल एमओएस भी बना हुआ है, एमओएस मीन्स मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट विद द इंडिपेंडेंट चार्ज। डन? NES was established under North East Council 71 as an apex body for securing balance and coordinated development and facilitating coordination with the states. Absolutely right. Union Home Minister is a ex officio chairman. बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ex officio chairman होते हैं, और जो ये MOS होता है वो इसका वाइस चेयरमैन होते हैं। क्लियर वन? यहाँ पर जोनल काउंसिल्स भी हैं, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, सेंट्रल, उसके भी यहाँ पर चेयरमैन, यहाँ पर होम मिनिस्टर हैं, दैट इज अमित शाह, एंड नॉर्थ ईस्टर्न जो काउंसिल है उसके भी वो एक्स ऑफिशियो हैं। All the governors and chief minister of northeast states are the members of council. Absolutely right here. So all the 3 statements are correct one. So I hope आपको आज के सेशन में सारे क्वेश्चंस यहाँ पर समझ में आ गए होंगे। इसके अलावा मैं कुछ आपको टॉपिक्स अगर बताऊं, जैसे मैंने आपको एक बीच में भी बताया हिजाब कंट्रोवर्सी। अब हिजाब कंट्रोवर्सी से आपको इसमें से पब्लिक ऑर्डर पढ़ना है, बिकॉज वो पूरी की पूरी कंट्रोवर्सी पब्लिक ऑर्डर पे निकल के गई। सेकेंड नंबर पे अगर आपके पास आऊं तो मैंने आपको इलेक्टोरल बिल के बारे में बताया था, आपको वो बिल के बारे में अच्छे तरीके से पढ़ना है, ठीक है। नंबर 3, अभी रिसेंटली जितने भी यहाँ पर डेवलपमेंट्स हुई हैं राइट फ्रॉम द जनवरी टू द अप्रैल 1, ये सारी डेवलपमेंट जो भी करंट अफेयर्स से कनेक्ट होती हैं, फॉर एग्जांपल द ऑफिशियल लैंग्वेज कंट्रोवर्सी जो हमारे पास क्रिएट हुई, तो उसमें ऑफिशियल लैंग्वेज से पक्का कोई ना कोई एक क्वेश्चन आ सकता है, बिकॉज उसके लिए एक अलग से कमीशन भी होता है। सो ये जो भी करंट अफेयर क्वेश्चन है, आई होप आप इन सबको कवर अप कर रहे होंगे, एंड सो डैट आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो इंडियन पॉलिटी जहां तक कंसर्न है, बिकॉज ऑलमोस्ट 10% क्वेश्चन आपको वहां पे इंडियन पॉलिटी के दिखेंगे। डन? पॉलिटी के क्वेश्चंस इजी होंगे, बट थोड़ी सी स्टेटमेंट हो सकती हैं जो आपको कंफ्यूज करें। सो विद दीज वर्ड्स आई कंक्लूड माय टुडेज सेशन। जय हिंद टू ऑल, टेक केयर।